सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, एक ताजिर ने हज का इरादा किया। जब उसने हज की तैयारी की तो उसके पास ज़रूरत से ज़ायद 1000 दिनार बच गए। उसने सोचा कि अगर मैं इन्हें साथ ले जाऊँ तो दिनार गिर जाने का ख़तरा है और अगर किसी के पास अमानत रखूँ तो मुमकिन है कि वो वापस करने से इनकार कर दे। अब ताजिर ने इस कश्मकश में सोचा कि जंगल में जाता हूँ। उसने जड़ी बूटी के दरख्त के नीचे गड्ढा खोदा और वो दिनार वहाँ पे छुपा दिए। फिर वो हज को चला गया। जब वो वापस आया तो उस जगह को खोदा जहाँ उसने दिनार छुपाए थे। उसने कुछ ना पाया। वो रोने पीटने लगा। जब उससे किसी ने पूछा तो उसने बताया कि ज़मीन मेरे दिनार खा गई। किसी ने ताजिर को मशवरा दिया कि वो बादशाह के पास चला जाए क्योंकि बादशाह बहुत ज़हीन आदमी है। ताजिर कहने लगा कि क्या बादशाह गैब का इल्म जानता है? तो मशवरा देने वाले शख्स ने ताजिर से कहा कि बादशाह से बात करने में कोई हर्ज तो नहीं है ना। तो क्या हुआ जी, ताजिर बादशाह के पास चला गया। वहाँ जाके हाजिर हुआ, सारी कहानी बादशाह को सुना डाली। बादशाह ने ताजिर की बात सुनी और उसके बाद तमाम जो तबीब थे उनको जमा किया और पूछा, क्या इस साल तुम में से किसी ने जड़ी बूटी के साथ किसी का इलाज किया? अच्छा, उस पर एक तबीब ने बादशाह से कहा कि जी हाँ, मैंने आपके एक दरबारी का इलाज किया जड़ी बूटी से। अब बादशाह ने उस दरबारी को बुलाया। फिर पूछा कि क्या तुमने जड़ी बूटी के साथ अपना इलाज करवाया है? उसने कहा जी हाँ, बिल्कुल करवाया है। फिर बादशाह ने पूछा कि जड़ी बूटी कौन लेकर आया था? उसने बताया कि फ़लाँ खादिम जड़ी बूटी लाया था। अब बादशाह ने कहा कि उस खादिम को बुलाया जाए। जब वो खादिम हाजिर हुआ तो उससे पूछा गया कि जड़ी बूटी तुम कहाँ से लाए थे? उसने जवाब दे दी, फ़लाँ जगह, वहाँ से लाया था। फिर बादशाह ने कहा कि जिस ताजिर को साथ ले जाओ और इसको वो जगह दिखाओ जहाँ से तुमने ये जड़ी बूटी तुम लेकर आए थे। वो खादिम उस ताजिर को साथ लेकर गया, वो जगह दिखा दी। ताजिर जब बादशाह के पास पहुंचा तो बताया कि मैंने उसी जगह पर दिनार छुपाए थे। फिर बादशाह ने दोबारा खादिम को बुलाया और कहा कि जी माल लेकर आओ। खादिम ने कहा कैसा माल? बादशाह ने कहा कि टाल मटोल ना करो, माल लेकर आओ। खादिम ने टाल मटोल करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन जब बादशाह ने उसे कत्ल करने की धमकी दी तो उसने सारा माल वापस कर दिया। अच्छा, ताजिर बादशाह की जहानत देखकर बड़ा हैरान था, बड़ा परेशान था और बादशाह समझ गया था कि जो खादिम जड़ी बूटी लेने गया था, जाहिर सी बात है उसी ने वहाँ पे मौजूद दिनार भी वहाँ से चुराए होंगे और उसका शक सही निकला। अब इस कहानी में बादशाह ने पहले क्या किया? मसले को समझा, फिर उस मसले का हल ढूंढा। पहले मसला समझा, फिर मसले का हल ढूंढा, बल्कि जो दिनार चोरी करने वाला है उसको भी ढूंढ लिया, पकड़ लिया, उसे दिनार भी निकलवा लिए। अब हमारे निज़ाम की बात कर लेते हैं। हमारे निज़ाम में सबसे ज़्यादा जो चीज़ रच बस गई है ना, अगर मैं कहूँ करप्शन है, बड़े अफसोस के साथ कह रही हूँ, बड़े दुख के साथ कह रही हूँ, वो करप्शन है जो हमारे निज़ाम में सबसे ज़्यादा रच बस गई है। निज़ाम काली भेड़ों की वजह से चौपट होकर रह गया। करप्ट माफियाज हर तरफ आपको नजर आएंगे, हर तरफ, बल्कि कहते हैं कि पंजे गाड़े हुए हैं और डेरे जमाए हुए हैं, बिल्कुल वही हाल होगा। और ये जो करप्ट सिस्टम है ये बाकायदा मुल्क की जड़ों में आकर बैठ गया है और ये नहीं समझ आती कि इससे छुटकारा कैसे हासिल किया जाए। और ये जो फौरी छुटकारा है, जो लोग कहते हैं कैसे हासिल किया जाए, बड़ा मुश्किल नज़र आता है। कभी कभी लगता है नामुमकिन है, लेकिन कोशिश की जाए तो नामुमकिन तो कुछ भी नहीं होता। हाँ, मुश्किल ज़रूर है, मुश्किल तरीन। क्योंकि माजी में हमने देखा कि किसी भी हुकूमत ने करप्शन के ख़िलाफ़ जहाद नहीं किया, खुलकर आवाज़ नहीं उठाई। जहाद करना तो दूर की बात है, आवाज़ नहीं उठाई। और ना ही करप्शन जैसे मसले को किसी ने सीरियस लिया, संजीदा ही नहीं लेते थे। इनको करप्शन मसला लगता ही नहीं था। और ये मसला पैदा कैसे हुआ? जिन लोगों ने खुद पैदा किया वो उसको संजीदगी से लेंगे कैसे, ये भी सवाल है। और जब संजीदगी से लेंगे ही नहीं तो फिर मसला समझना, उसको हल करना तो दूर की बात हुई ना। हल कैसे होगा जब आपको मसला नज़र ही नहीं आएगा? आप संजीदगी से लेंगे ही नहीं, सोच विचार नहीं करेंगे तो मसला हल कभी नहीं होगा। हाँ, वक्ती तौर पे कह सकते हैं, टेम्परेरी के जी दिखावे के लिए बदउनवान अनासर के ख़िलाफ़ मुकदमात बने, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उन मुकदमात की किताबों पर बड़े अफसोस के साथ कहूँगी गर्द जमती हुई नज़र आई और गर्द जमती चली गई, जिसका नतीजा क्या निकला? वही जो निकलना चाहिए था कि मुकदमात की किताबें उन्हीं गर्द में खाक हो गई। और ये जो बोसीदा निज़ाम है इसी तरह चलता रहा। वो रहबर जिन पर संगीन नौयत के करप्शन इल्ज़ामात लगे उन्हें अदालतों ने पहले भी नाअहल किया। वो कानून की हुक्मरानी ना होने की वजह से फिर से हुक्मरानी करने के लिए अहल हो गए। फिर इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने करप्शन के खिलाफ जहाद के लिए कमर बांध दी और उन्होंने अपनी सियासी करियर का आगाज़ से अब तक करप्ट माफियाज को बाकायदा ललकारा
और उन्होंने अपोजिशन में रहते हुए बदनवानी के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद किया, जिसका नतीजा क्या निकला कि वो ताकतें जो करप्ट सिस्टम की रखवाली कर रही थीं वो इमरान खान के मुकाबले में आकर खड़ी हो गई और उन्हें करप्ट ताकतों ने कह लें कि इमरान खान साहब को इक़्तिदार से दूर रखने की हर मुमकिन कोशिश भी की। लेकिन वो कहते हैं ना कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। वक्त एक जैसा कैसे रह सकता है? वक्त ने तो मौसम की तरह बदलना ही होता है, फिर इसलिए वक्त बदला। जब वक्त बदला तो हालात बदले और इमरान खान साहब की किस्मत भी बदली और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब काफ़ी स्ट्रगल के बाद, जद्दोजहद के बाद आखिर इक़्तिदार में आ गए, इक़्तिदार हासिल करने में कामयाब हो गए। और 2018 के इंतखाबात में जब वो कामयाब हुए तो उनके मुखालिफिन को बाकायदा उन पर खौफ तारी हो गया कि अब क्या होगा जी, अब ये बंदा आ गया जिसका नाम है इमरान खान, अब ये बन गया वज़ीर आज़म, अब तो एहतसाब की तलवार चलेगी। और उनकी जो एहतसाब की तलवार है ना सिर्फ इनके सरों पर मंडलाएगी बल्कि ये एहतसाब की तलवार इन पर कभी भी गिर जाएगी। जब इमरान खान साहब के इक़्तिदार का सूरज पूरे तरीके से चमकने लगा तो ऑपोजिशन कह लें कि बचने के लिए, सूरज की शुआओं से बचने के लिए खोखले एहतसाब की छाँव का सहारा लेने लगी। यानी ऑपोजिशन यक तरफा एहतसाब और इंतकामी कार्रवाइयों का राग अलाप कर इस सारे एहतसाब के अमल को मशकूक बनाने में मसरूफ़ हो गई, जिसके बाद ऑपोजिशन और हुकूमत में कांटे का जोड़ पड़ने लगा। ऑपोजिशन ने पूरी कोशिश की कि वो किसी तरह से हुकूमत को दबाव में लाकर हिसाब किताब की दलदल से बाहर निकल आए, लेकिन वो कहते हैं ना कि दाल नहीं गली, जिस पर ऑपोजिशन ने हुकूमत के खिलाफ बाकायदा मुहिम चलाने के लिए PDM नामी इत्तेहाद बनाया। और इसकी कहानी मेरे ख्याल से मैं कई बार आपको सुना चुकी हूँ पूरी डिटेल में। खैर, PDM बनी और इसने हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए बहुत जतन किए, लेकिन सब बेकार गया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, दाल ही नहीं गली। यहाँ तक है कि हुकूमत कोई भी बिल पास करने के लिए असम्बली भेजती तो ऑपोजिशन उसको रद्द कर देती, क्योंकि ऑपोजिशन हुकूमत से चाहती थी कि अगर नैब के कवानीन में तरमीम कर दी जाती, यानी नैब के पर काट दिए जाते, तो फिर ऑपोजिशन हुकूमत की हर बात मानने के लिए रजामंद हो जाएगी, फिर ऑपोजिशन आंख बंद करके हुकूमत के हर हुक्म को बजा लाएगी। अच्छा, अगर देखा जाए तो वज़ीर आज़म के पास ये आसान रास्ता था कि वो करप्शन केसेस में ऑपोजिशन को फ्री हैंड दे देते तो उनको हुकूमत करने में आसानी हो जाती। सिंपल सी बात है, ना सिर्फ आसानी होती बल्कि उनको अपनी जमात में और अपनी जमात से बाहर अपनी हुकूमत जाने का कोई ख़तरा भी बाकी ना रहता। बड़ी सिंपल सिचुएशन होती ना। लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने अवाम से वादा ही ये किया था कि वो अवाम की जेबों से लूटी जाने वाली रकम को वापस उनकी जेबों में भरेंगे। तो ऐसे में ये कैसे मुमकिन था, कैसे पॉसिबल था कि इमरान खान साहब अपनी हुकूमत की खातिर कोई समझौता कर लेते? अच्छा, जो मैंने आपको कहानी सुनाई थी आगाज़ में, उस कहानी में जो बादशाह था ना, उसकी तरह वज़ीर आज़म साहब भी ज़हीन हैं और उन्होंने करप्शन के मसले को बाकायदा, उसका कहते हैं ना, बागौर मुतालिया किया, उस मसले की अहमियत को समझा। और मैंने क्या कहा था, पहले मसले को समझा जाता है अच्छे तरीके से, फिर हल निकाला जाता है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले तो मसले की अहमियत को समझा, फिर करप्शन के खिलाफ जहाद करने के लिए मैदान में कूद और इस बदनवानी जैसे संगीन मसले को फिर हल करने के लिए, फिर हल किया जाता है ना, समझने के बाद वह पूरी कोशिश करें कि इसका हल क्या निकाला जाए। लेकिन ये जो माफियाज हैं ना, ये पूरे तरीके से मुतहरिक हो गए हैं। जैसे वो होता है ना कि शहद की मक्खी के छत्ते में जब आप हाथ डालें तो शहद की मक्खियों की एक पूरी फौज हमलावर हो जाती है अचानक से, यही सिचुएशन है। ऐसे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जब करप्शन के छत्ते में हाथ डाला तो जो करप्ट माफिया ना, वो मक्खियों की तरह इनके खिलाफ सरगर्म हो गया। और वज़ीर-ए-आज़म साहब बार बार कहते हैं कि माजी की हुकूमतों ने NRO देकर कौम के साथ जुल्म किया, उन्होंने आज भी इन्हीं ख्यालात का इजहार किया है। क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, ज़रा क्लिप चलाइएगा। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर हमेशा रियासत मदीना की बात करते हैं और आपको पता है कि उनके मुखालिफिन बाकायदा उनको इस बात का ताना देते हैं कि इमरान खान किस हैसियत से, आखिर किस हैसियत से रियासत मदीना की बात करते हैं। और वज़ीर-ए-आज़म साहब की रियासत मदीना की बात का फ़लसफ़ा एक्चुअली सिर्फ इतना सा है कि कानून की हुक्मरानी कायम की जाए, कानून सबके लिए बराबर हो। और कानून की हुक्मरानी से मुराद क्या है कि सबके लिए एक जैसा कानून हो, जिसमें अमीर गरीब बड़े छोटे की तमीज़ ना हो, सबके लिए एक कानून हो और जो भी कानून तोड़े वो सज़ा का हकदार करार पाए। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब साबिका हुकूमतों की कानून पर जो एक कमज़ोर गिरफ्त थी ना, उसका बाकायदा ये क्या नोहा पढ़ना है, किसी को कहते हैं ना नोहा पढ़ना। बड़ी तकलीफ़ से ये बात कर रहे होते हैं, जब भी कर रहे होते हैं, और नज़र आ रहा होता है इनके एक्सप्रेशन में कि बंदा दिल से बोल रहा है
कि मुल्क के साथ ये सब कुछ किया गया, निज़ाम के साथ ये सब कुछ किया गया। जो भी हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार होगा, मुहिब्बे वतन होगा, वतन से मोहब्बत करेगा, वो ऐसे हालात देखकर ये जो होता रहा हमारे मुल्क में नोहा ही पड़ेगा। और खान साहब क्या कहते हैं कि साबिका हुक्मरानों ने मुल्क पर जो सबसे बड़ा जुल्म किया वो क्या था कि उन्होंने ताकतवर तबके को एनआरओ दे दिया, और जिन ताकतवर तबकों को एनआरओ दिया गया उन्होंने अवाम के पैसे पर डाका डाला। इसलिए जो साबिका हुकूमत है वो कैसे एक तरफा फैसले के तहत किसी को एनआरओ दे सकती थी। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म कहना ये चाहते हैं कि जिन्होंने माजी में ताकतवर तबके को एनआरओ दिया उनका ज़ाती पैसा नहीं था, वो अवाम का पैसा था, जो करप्ट टोले को कह लें कि बिला चूचरा किए दे दिया गया। और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये कहा कि कमज़ोर को इंसाफ चाहिए होता है, ताकतवर इंसाफ से ऊपर रहना चाहता है, और ये सारे इकट्ठे होकर कहते हैं कि हमारे लिए एक अलहदा कानून बना दो, हमें एनआरओ दे दो। अच्छा, इस बात में वैसे कोई शक नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर से एनआरओ मांगने की कोशिशें जारी हैं, और वज़ीर-ए-आज़म साहब को उनकी हुकूमत गिराने की धमकियां भी दी जाती हैं। आए दिन तो लोग तड़ियां लगाते हैं कि एनआरओ दो वरना हुकूमत गिरा देंगे, और खान साहब इस बात का इजहार कर रहे हैं कि उनको रोज़ ये धमकी दी जाती है तो कह रहे हैं ना सबके सामने, उनको रोज़ ये धमकी दी जाती है कि अगर वो एनआरओ नहीं देंगे तो उनकी हुकूमत नहीं रहेगी, उनकी हुकूमत गिर जाएगी। अच्छा, एक और बात नाज़रीन कि जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी होती है ना, वो मुल्क तरक्की की दौड़ में आगे निकलता जाता है। लेकिन पाकिस्तान को अगर देखें तो यहाँ तरक्की की शरह सुस्त होने की जो सबसे बड़ी वजह है वो क्या है कि कानून का ताकतवरों के हाथों की ये जो कठपुतली बन जाते हैं ना, कठपुतली बनना है। जहाँ इंसाफ का निज़ाम दो हिस्सों में तकसीम हो जाए, फिर वहाँ पे एहतसाबी अमल शफाफ अंदाज में कैसे आगे बढ़ सकता है? कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। और मुस्लिम लीग नून ये तो एहतसाब के नाम पर इदारों को निशाना बनाती है, और पीपल्स पार्टी को भी एहतसाब के निज़ाम पर बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन वो हुकूमत को गैर आइनी तरीके से घर नहीं भेजना चाहती। एटलीस्ट घर भेजने के लिए कोई आइनी जवाज़ ढूंढ रही है। अच्छा, बिलावल ने पंजाब में इन हाउस तब्दीली के लिए मैलसी में कदम जमाए, और उन्होंने हुकूमत को निशाने पर रखा, और पंजाब की आवाम से पीपल्स पार्टी को पंजाब हुकूमत दिलवाने का मुतालबा भी किया। बिलावल की ज़बानी ज़रा सुनते, क्लिप चलाइएगा। तो सुना आपने बिलावल को, वो जियाला वज़ीर-ए-आज़म लाने के साथ साथ पंजाब में भी जियाला वज़ीर आला लाना चाहते हैं, और बुज़दार हुकूमत का तख्ता उलटना चाहते हैं। इस हवाले से पीपल्स पार्टी ने, आपको पता है, पहले भी बहुत कोशिशें की, और अब भी बिलावल पंजाब में तहरीक इंसाफ की विकेट गिराने के लिए खुद पंजाब के मैदानों में उतरते दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, वज़ीर आला पंजाब की अगर मैं बात करूँ तो उनकी किस्मत का जो सितारा है वो शायद बहुत ही ऊपर नज़र आ रहा है, या बहुत ही रूज पे पहुँच गया, क्योंकि पंजाब में बड़े बड़े हुकूमती बुर्ज उल्टे हो गए, लेकिन उस्मान बुज़दार साहब वहीं के वहीं खड़े हैं, कुछ नहीं हुआ। और तरीन ग्रुप का प्रेशर भी उस्मान बुज़दार पर है, लेकिन परवेज़ इलाही के बकौल तरीन ग्रुप से पंजाब हुकूमत को कोई ख़तरा लाक नहीं है, और पंजाब में अदम एतमाद की तहरीक लाना भी कोई इतना आसान काम नहीं है। और पीपल्स पार्टी अपनी साथी अपोजिशन जमातों की मदद के बगैर बुज़दार सरकार के खिलाफ कोई पेशकदमी नहीं कर सकती। ऐसे में यही वजह है कि बिलावल कोई बड़ा बोल बोलने के बजाय इस बात को एक्सेप्ट करें, तस्लीम करें कि वो अकेले कुछ नहीं कर सकते, और अवाम से इस हवाले से मदद की अपील कर रहे हैं कि अगले इंतखाबात में वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला पंजाब पीपल्स पार्टी के जियाले को बनाएं। अब इसका मतलब ये भी हो सकता है कि बिलावल को इस बात का यकीन नहीं है कि वो अदम एतमाद की तहरीक लाने में कामयाब होते भी हैं या फिर नहीं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून कभी भी इन हाउस तब्दीली को तरजीह नहीं देगी। नून लीग कभी भी पीपल्स पार्टी की बात मानकर किसी भी तरह का रिस्क लेना पसंद नहीं करेगी। और वैसे भी नून लीग और पीपल्स पार्टी में एक दूसरे को लेकर जो एतमाद का एक फुकदान है, आपको पता है, सबके सामने है, और अपोजिशन एनआरओ के चक्कर में आपस में लड़ती नज़र आ रही है, यानी एक दूसरे का कंधा इस्तेमाल करना चाहते हैं, सबको पता है। और ऐसे में वज़ीर आला पंजाब का आराम से बैठ कर अंगड़ाइयाँ लेना ही बनता है। सही अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं वो आराम से बैठ कर, क्योंकि उन्हें किसी भी तरह से खतरा नहीं है। इसीलिए बिलावल आइंदा जो इंतखाबात हैं उनके लिए पंजाब पर फोकस जमा रहे हैं, और लगे हाथों कह लें कि इन्हें उस तब्दीली भी लाना चाहते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में यानी सूरत हाल ये है कि पीपल्स पार्टी एहतसाब का दर्द खामोशी से बर्दाश्त कर रही है, और वो इस दर्द का इलाज इन हाउस तब्दीली लाकर हुकूमत की छुट्टी करा कर करना चाहती है। और अगर ऐसा हो जाता है, ज़रा सोचें, तो फिर तीर वाली जमात एक तीर से मेरे ख्याल से दो शिकार करने में कामयाब हो जाएगी। कैसे? एक तो हुकूमत से छुटकारा मिल जाएगा जो ये चाहते हैं, दूसरा
नून लीग की तरह इदारों से टकराव की बजाय आसानी के साथ पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को नैब केसेस से निजात भी मिल जाएगी। अब इसीलिए बिलावल आइंदा इंतखाबात की तैयारी के साथ साथ इन हाउस तब्दीली के लिए पंजाब के जो मुख्तलिफ शहर हैं वहाँ पे जलसे कर रहे हैं। अब आज लोधरा में उन्होंने अवामी ताकत का मुजाहरा किया, लेकिन पंजाब हुकूमत बिलावल के पंजाब के दौरे से ज़रा भी परेशान नहीं है। फयाजुल हसन चौहान साहब ने इसका इजहार किया है, ज़रा चलाइएगा उनका क्लिप देखने के बाद एक अंदाज़ा ये भी हो कि हमारे सियासतदानों के पास बड़ा टाइम होता है, वो ड्रामे भी बड़े शौक से देखते हैं। जैसे कि ड्रामे में बता रहे हैं कि आखिरी सीन में क्या हुआ। आप देख रहे थे फयाज साहब की बातें, हमेशा इस तरह की बातें करते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें करते हैं जी। फयाज साहब क्या कहते हैं कि जी बुज़दार साहब की कारकर्दगी बेहतरीन है, उनको कोई नहीं हटा सकता। बड़ी बातें कि इन्होंने, मैं इनकी किसी और बात से एग्री करूँ या ना करूँ, एक बात से मैं एग्री करती हूँ कि वो कहते हैं जी कि वो आराम से पूरे करेंगे 2 साल। तो बुज़दार साहब तो वाकई आराम से पूरे करेंगे अगले 2 साल भी, और अगली बार भी कहते हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनाएगी। अब पंजाब हुकूमत ये तो कहेगी कि जो उसकी परफॉर्मेंस है, कारकर्दगी बड़ी परफेक्ट, आइडियल है, बेहतरीन है, क्योंकि कोई हुकूमत कभी खुद को बुरा कहती है, कभी भी नहीं कहती। अगर अपनी गलतियां खुद नज़र आना शुरू हो जाएं तो फिर मेरे ख्याल से उनका हल भी निकाला जा सकता है। लेकिन वही बात है ना, अपनी गलतियां तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता, कोई भी तस्लीम नहीं करता। अब पंजाब हुकूमत खैर बड़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है, पुरएतमाद नज़र आ रही है, और चौहान साहब ये कह रहे हैं कि जी उस्मान बुज़दार को किसी से कोई ख़तरा नहीं है। बाकी भी कोई ख़तरा नहीं, बुज़दार साहब आराम से अंगड़ाइयाँ लेकर टाइम पूरा कर रहे हैं, और आप कहते करेंगे। और इसका मतलब ये हो कि पंजाब हुकूमत को एक्चुअली कोई परवाह ही नहीं है कि पीपल्स पार्टी पंजाब के खिलाफ जिस हद तक मुहावरे कहते सजा ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सानू कोई फ़र्क नहीं पैंदा, क्योंकि इनके अकेले होने से कहते पंजाब के अकेले को फतह नहीं किया जा सकता। और फयाजुल हसन चौहान साहब ये भी कह रहे हैं कि बिलावल और शहबाज एक दूसरे का कंधा इस्तेमाल करना चाहते हैं। अच्छा, वैसे बाकी शहबाज शरीफ साहब को कोई सहारा जब नहीं मिलता तो वो तो फिर आपको पता है कि पाँव पकड़ने पर उतर आते हैं। क्लिप चलाइएगा ज़रा शहबाज शरीफ साहब एक्चुअली पता क्या चाहते हैं, मुफाहमत की सियासत से दरअसल ये 2 फ़ायदे हासिल करना चाहते हैं। वो 2 फ़ायदे क्या हैं? एक नवाज शरीफ साहब की वापसी, और दूसरा अपने केसेस के खात्मे का फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब के होते हुए, जिस तरह बारहा कहते हैं कि किसी को NRO नहीं दूंगा, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इमरान खान साहब ना खुद किसी को NRO देंगे, ना किसी को NRO देने देंगे, क्योंकि माजी में ये जो NRO है ना, इसी NRO ने मुल्की मुफादात का रज के सौदा सस्ते में किया। लेकिन अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि नए पाकिस्तान में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल के बाद से पाकिस्तानी अवाम बड़ी एक्साइटेड थी, क्योंकि पाकिस्तान का मैच भारत से होने जा रहा था। मगर पाकिस्तानी शायकीन को उस वक्त धचका लगा जब T20 वर्ल्ड कप से पहले अचानक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाउल हक और बॉलिंग कोच जो हैं वकार यूनुस साहब, उनको कोचिंग के होतों से दस्तबरदार वो हो गए। और PCB के मुताबिक अब सकलैन मुश्ताक और अब्दुल रज़ाक को अबूरी कोचेस की हैसियत से न्यूजीलैंड सीरीज़ के लिए तैनात कर दिया गया। ज़राए ने यह बताया है कि मिसबाउल हक को T20 वर्ल्ड कप के लिए ऐलान करदा टीम सिलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, और वो आज़म खान की टीम में शमूलियत के सख्त खिलाफ भी थे। अच्छा, याद रहे कि आज़म खान पाकिस्तान की वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा हैं और साबिक कप्तान मोइन खान के साहिबजादे भी हैं। आखिर वर्ल्ड कप से पहले एक नया ये जो पिंडोरा बॉक्स है, ये क्यों खुल गया? इसकी वजूहात क्या बनी? तमाम लोग इस सवाल का जवाब तलाश कर रहे हैं, कोशिश करेंगे। मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आकिब जावेद साहब साबिक फास्ट बॉलर हैं और बॉलिंग कोच भी, और साबिक फास्ट बॉलर तनवीर अहमद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया तनवीर ज्वाइन करने के लिए। आकिब, मैं सबसे पहले आपकी तरफ आना चाहूँगी। अच्छा, मिसबाउल हक को टीम सिलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, और ख़ास तौर पर वो आज़म खान की टीम में शमूलियत के खिलाफ थे, और कप्तान जो बाबर आज़म है उनको भी शिकायत ये कि जी आज़म खान और सुहेब मकसूद हैं, उनको टीम में शामिल करने पर उन्हें शायद एतमाद में नहीं लिया गया। तो आकिब साहब, आप कैसे देखते हैं इस पूरी सिचुएशन को, टीम सिलेक्शन के खास तौर पर मैं बात करूँ? देखिए, सिर्फ एग्जिट अपने लिए ढूंढ रहे हैं मिसबाउल हक कि वो जी आज़म खान की सिलेक्शन के ऊपर एतराज़ है। यही आज़म खान है जो अभी रिसेंटली 3-4 ODI पाकिस्तान से खेला, तो तब इनका एतराज़ किधर था। लेकिन बात असल में ये है कि मिसबाउल हक और वकार यूनुस की कोचिंग का फैसला इंग्लैंड की जो सीरीज थी उस दौरान ये हो चुका था। अब ये रमीज राजा के ऊपर डाल लें, किसी और के ऊपर डाल लें, तो ये ऑलरेडी डिसाइडेड था कि ये जब वेस्ट इंडीज से आएंगे तो ये उसके बाद
को कहा जाएगा कि आप स्टेप डाउन करें या हम आपको सैक कर देंगे। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इस सारे सिनेरियो को बिल्ड करने वाला इंसान जो हमने देखे एज क्रिकेटर, एज जर्नलिस्ट, जो भी क्रिकेट से प्यार भी करते हैं, अब जो लोग आते हैं ना उनको इज्जत देनी चाहिए और उनको एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए टू परफॉर्म। जब मानी साहब आए और वसीम खान आया जो कि अभी ही इज मिसिंग, ही इज नॉट इन द सीन, इतना बड़ा कियोस हो रहा है, दो लोगों की ड्यूटी बनती है। लेकिन चेयरमैन तो मानी साहब नहीं है, रमीज राजा इज नॉट हैवंट जॉइंड। ये दो लोग कौन है जो इम्पोर्टेंट हैं इस वक्त और उनको ये कियोस का सामना करना चाहिए, चीजों को एक्सप्लेन करना चाहिए। एक वसीम खान है, वसीम खान जब आए तो मैंने खुद कहा, सबने खुद कहा कि वेलकम, कम एंड डू योर प्रोफेशनल जॉब। आप इंग्लैंड से आए हैं, आपका कोई बैगेज नहीं होगा, वो मॉडर्न डे क्रिकेट लेकर यहाँ पे आएंगे, हमारी क्रिकेट बेहतर हो जाएगी। मानी साहब को ने कहा कि आईसीसी के रहे हुए हैं प्रेसिडेंट, चेयरमैन, यहाँ आएंगे क्रिकेट बेहतर हो जाएगी। बट जो आप कहते हो उसको एग्जीक्यूट भी तो करो ना। अब बात ये है कि आज की अगर ठीक है हम इसको लेके चले, ये टीम कैसी है और ये सिलेक्शन के ऊपर जो बातें हो रही हैं, वही आजम खान पहले भी सिलेक्ट हुआ तो उस पर कुछ किसी ने बात नहीं की। अब शोएब मलिक जो है वो इनको चाहिए। अब शोएब मलिक तो प्लेयर है, वो इतने सालों से खेल रहा है, परफॉर्म कर रहा है, पीएसएल में परफॉर्म करता है, तो ये आपको इंग्लैंड में, वेस्ट इंडीज में या उससे पहले शोएब मलिक क्यों नहीं नजर आया? ये सिर्फ सेफ एग्जिट ढूंढ रहे हैं और इसमें कुछ भी नहीं है। सही है, सही, ठीक है। तनवीर, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। आपने आकिब जावेद को भी सुना, अब आपसे भी वही सवाल कि क्या मिसबाउल हक और वकार के अचानक जाने की वजूहात आपको समझ आई या ठीक लगी, या चले समझ भी आई कि क्यों गए? और T20 वर्ल्ड कप की टीम कैसी है? क्योंकि आजम खान की शमूलियत से कोच और कप्तान दोनों खुश नहीं थे। देखिए, सबसे पहली बात ये तो पूरे पाकिस्तान को पता है कि जो भी क्रिकेट को पसंद करने वाला बंदा है कि जो वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस हुई है वो तो इस काबिल नहीं है कि जाके खेल, क्योंकि जो प्लेयर्स हमें नजर आते हैं उन्होंने इतनी ज्यादा क्रिकेट खेली है और इसमें कोई शक नहीं, हमें पर्चियां सब नजर आती हैं, पर्चियां भी हैं उसके अंदर कुछ। ठीक है, आप वर्ल्ड कप जा रहे हैं, आपके पास ना फखर जमान है ना शर्जील है, ठीक है। अच्छा, शोएब मलिक की बात होती है, भाई शोएब मलिक जब पाकिस्तान टीम से ड्रॉप हुआ था तो विदाउट उसकी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन जो लड़का आ रहा है पाकिस्तान टीम के अंदर, अगर मैं शर्जील की बात करूं, अगर मैं आसिफ अली की बात करूं या और प्लेयर्स की बात करूं, क्या वो डोमेस्टिक में वो कोई बम फोड़ के आ रहे हैं? क्या वो कोई बड़े तबाहियां मचा के आ रहे थे कि जी उनका कमबैक हो गया? नहीं किया उन्होंने कुछ भी। तो देखिए, अगर इंग्लैंड कंडीशन, ऑस्ट्रेलिया कंडीशन होती तो मैं कहता, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि चले जी शोएब मलिक की जगह नहीं बनती, लेकिन यूएई के अंदर शोएब मलिक 100% जाता है, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट नहीं है तो उसकी जो लीग्स में जो परफॉर्मेंसेस हैं वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस देता है, इवन पीएसएल के अंदर भी। तो वहां पे जाके आपका प्लेयर जो सेंसिटिव, जो क्रिकेट समझने वाला, जो मैच लेके चलने वाला, वो आपके पास आ जाता। अब आपके पास प्लेयर कौन है? सिर्फ रिजवान और बाबर आजम या हफीज को आप ले लें, उसके अलावा शोएब मलिक को देख लें, आजम खान को देख लें, शर्जील को देख लें, ठीक है, आसिफ अली को देख लें, ये सारे ऐसे प्लेयर हैं जिनको विकेट पे रुकना ही नहीं आता। ये कहते हैं जी हर बॉल पे छक्का मारे, तो इस तरह आप T20 की क्रिकेट नहीं खेल सकते। दूसरी बात, आपने ये भी देखा होगा किसी टीवी चैनल्स पे, वो जो हमारा सिलेक्टर है यस मैन मोहम्मद वसीम, मैं तो उसको यस मैन बोलता हूँ, वो बेचारा क्या करे, उसको लाए ही इसीलिए तू यस मैन बन के, वो डिफेंड कर रहा है हर चीज को, उसको पता ही नहीं है मैंने बात क्या करनी है, किस प्लेयर के बारे को। अब वो एवरेज छोड़ के वो स्ट्राइक रेट की बात कर रहा है प्लेयरों की, ठीक है ना, कि स्ट्राइक रेट भाई एवरेज हो अच्छी होगी तो स्ट्राइक रेट बाद में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने मिसबा वकार साहब की बात की। मिसबा जिस टाइम आए थे, मैं उस टाइम से कह रहा हूँ मिसबा गलत आया। मिसबा के पास कोई कोचिंग एक्सपीरियंस नहीं था, पाकिस्तान टीम से निकला, उसको जल्दी एक दिन के अंदर कोचिंग कोर्स करवाया, उसको पाकिस्तान टीम के अंदर डाल दिया। ये दुनिया में वाहिद मुल्क है, उसका नाम है पाकिस्तान, ये उसी मुल्क के अंदर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद वकार यूनुस साहब, पूरी पाकिस्तान टीम को पता है, इवन मैं भी खेल चुका हूं उनकी कोचिंग के अंदर, सबको पता है कि कम्युनिकेशन गैप उस बंदे का है,
ठीक है, वो बंदा बार बार पाकिस्तान टीम में आ जाता है, उस बंदे को बार बार बॉलिंग कोच बना देते हैं। मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, मैं सिस्टम के अगेंस्ट हूँ, ठीक है। वो बंदा कोचिंग करता नहीं है, पाकिस्तान टीम से हटता है, कमेंट्री करने चला जाता है, ठीक है, कोई कोचिंग एक्सपीरियंस नहीं है। देखिए बात ये है, मैं ये कहता हूं कि जब ये चीजें फजूल चीजें होती हैं पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, इवन नेशनल हाई सेंटर के अंदर आपने पूरा इंग्लैंड नेशनलिटी भर दी है, वहां पे आपके पाकिस्तान के अंदर कोई कोचिंग कोर्स करने वाले लड़के नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है, कोई लेवल 4 किया हुआ किसी ने नहीं है। अच्छा तनवीर, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ, मैं आपको दोबारा मौका देती हूँ। मैं आकिब जावेद की तरफ जाना चाहूंगी, वक्त की कमी है, मुझे बहुत से सवाल पूछने हैं और भी बहुत से सवाल जहन में आ रहे हैं। आकिब, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि वकार यूनुस के साथ तो आपने भी काम किया है बॉलिंग कोच की हैसियत से, क्या वजह है कि हर बार ये जो वकार यूनुस साहब हैं वो कामयाब नहीं हो सकते हैं? कोई मसला है जिसको फिक्स करने की ज़रूरत है? उनमें कोई कमी आपको दिखाई देती है? कभी उनके खिलाड़ियों से और कभी डायरेक्ट पीसीबी से इशू बन जाते हैं, हो जाते हैं, आपको क्या समझ आता है? देखिए एक कोच कौन होता है जो एक क्रिकेट खेलता है, फिर छोड़ता है, फिर जाता है, अपने कोर्सेज करता है, लेवल 1 2 3 4 अंडर 15 19 18 नेशनल टीम तक एक प्रोसेस से गुजरता है। ये ऐसी है जैसे एक फ्रेश ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी से निकले गोल्ड मेडल लेके, तो नेक्स्ट डे आप उसको प्रोफेसर लगा देंगे। दिस इज अ प्रोसेस। पढ़ाना, पढ़ना, खेलना, सिखाना, दे आर टू इंटायरली डिफरेंट स्किल्स। और उन्होंने कभी आज तक ना वो कोच कभी उन्होंने बनने की कोशिश की। हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ हम एक सिस्टम को ऐसे घुमाते हैं, फिर हम जीरो पे आ जाते हैं, फिर एबीसी पढ़ना शुरू कर देते हैं। जावेद मियांदाद को हमने आजमाया, अभी यूनुस खान का एक्सपीरियंस हमने किया, मिसबाह हक जो कि कोच है ही नहीं। आपने नेशनल टीम के अंदर पहले दिन एक बंदा कोचिंग करता है, वो नेशनल टीम का हेड कोच हो जाता है। देखिए जिनको मिलता है उनको तो छोड़ दे, इनको लगाया किसने? वसीम खान इज द कल्प्रिट। अब वो सारा जो सिस्टम लाए थे, देखिए मेरी बात सुने, पहली दफा ये सारा एक्सपेरिमेंट किसने किया? वसीम खान ने। एक प्लेयर को उठा के मिसबाह हक को कहा, यू आर चीफ सिलेक्टर, यू आर हेड कोच, यू आर बैटिंग कोच। तो जिसने लगाया है, चलो ठीक है, वो तो उनकी लालच है एक प्लेयर की, उनको भी सोचना चाहिए। अच्छा, ये बड़ा अहम पॉइंट रेज कर रहे हैं कि जी जो लगता है, जो परफॉर्म नहीं कर पाता, चलो उसको तो मौका मिला है ना। आज आपको कहा जाए कि जी हम आपको इस चीज़ के लिए कंसिडर कर रहे हैं, शायद आप भी चले जाएंगे अपने जौहर दिखाने के लिए कि मैं ये कर सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी सलाहियत है। आप अपनी सलाहियत का लोहा मनवाने के लिए एक बार चले जाएंगे। बहरहाल बहुत से ऑनेस्ट लोग ये भी होते हैं, कहते हैं नहीं जी मैं ये नहीं कर सकता, लिहाजा मैं अपना वक्त भी ज़ाया नहीं करूँगा, आपका भी नहीं करूँगा। लेकिन इतना ज़र्फ हर बंदे में नहीं होता है। सवाल तो ये नहीं कि जो लगाते हैं उनको उस पोजीशन के लिए कंसिडर करते हैं, उस ओहदे के लिए कंसिडर करते हैं, उस काम के लिए उनको इस काबिल समझते हैं, तो सवाल तो उनसे बनता है ना कि वो क्या सोच के समझते हैं ये। तनवीर, अब देखें ना, अभी सुबह से कल से मैं यही सुन रहा हूँ कि मिसबाह हक गलत, वकार यूनुस गलत, चीफ सिलेक्टर गलत, बट जो अपॉइंट कर रहा है हु इज रिस्पांसिबल, दैट इज वसीम खान। और ये सारा जो एक दो लोग हैं, समी बन्नी, वसीम खान, ये रमीज राजा को आने से पहले कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं। इतनी सारी जो चीजें हैं, बाबर आजम के बयान आ रहे हैं, आई एम नॉट हैप्पी विद द टीम। भाई तुम क्रिकेट बोर्ड क्या मानी साहब के जाने के बाद यतीम हो गए? तुम लोग कौन हो? मीडिया का जो हेड है वो किधर है? वसीम खान एक्टिंग चेयरमैन है, वो किधर है? वेयर इज द डैमेज कंट्रोल? इस क्रिकेट को पूरी दुनिया में तमाशा हमने बना के रख दिया है। तो अब इसको कोई तो इसकी जिम्मेदारी ले ना कि ये कियास जो है ये क्यों आया। सही सही। इस बात को आपको आवाज आ रही मेरी? आ रही तनवीर, क्या जी। अच्छा तनवीर अहमद, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। जी आकिब ठीक है। अच्छा तनवीर, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। क्या वजह कि गैर मुल्की कोच अपना जी आकिब जी मैं इसी बात को कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ। देखिए बात ये होती है कि आप जब किसी भी कंपनी में आप कोई बंदा लगाते हैं ना, तो जब आप किसी का इंटरव्यू करते हैं ना, तो आप उस इंटरव्यू में उसका एक्सपीरियंस पूछते हैं, ठीक है ना, कि भाई आपके पास एक्सपीरियंस क्या है। अगर उसका एक्सपीरियंस नहीं होता तो उसको वापस भेज देते हैं, ऐसे ही होता है ना। तो भाई अगर आप किसी एक्सपीरियंस कोच को पाकिस्तान टीम के अंदर लेके आते हैं, वट एवर, चाहे पाकिस्तान का है चाहे पाकिस्तान से बाहर है, उसके बाद जब आप उसको लगाते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस अगर अच्छी नहीं होती, उसके होते हुए टीम जीतती नहीं है,
तो फिर आपसे उससे सवाल करते हैं कि भाई आपके पास इतना एक्सपीरियंस था, हमने आपको 2 साल का टाइम दिया, 3 साल का टाइम दिया, आपने क्या किया? ठीक है, लेकिन जब आप लगाते हैं तो आपको भी पता होता है कि मैंने एक मेरिट के बंदे को लगाया है। ठीक है, अभी मैं मिसाल के तौर पर आकिब भाई हमारे साथ हैं प्रोग्राम में, अगर मुझे कोई बोले, अगर मैं बोलूं जी आकिब भाई को किसी टीम का कोच लगा दें, पाकिस्तान टीम का लगाएं या कहीं भी लगा दें, ठीक है, मैं बोलूंगा पहली फुर्सत में लगा दो। ठीक है, काम अच्छा ये करे ना करे बात की बात है, मैं बोलूंगा पहली फुर्सत पे लगाओ। क्यों? क्योंकि इन्होंने डोमेस्टिक की कोचिंग की, इन्होंने नेशनल हाई परफॉर्मेंस में अरसा दराज कोचिंग की, इन्होंने यूए की टीम के साथ कोचिंग की, एक्सपीरियंस था, सब कुछ है, ह्यूज एक्सपीरियंस है, सालों का एक्सपीरियंस। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इनको पाकिस्तान टीम में लगाता हूँ मिसाल के तौर पर, तो मैं बोलूंगा कि भाई मैंने तो एक्सपीरियंस प्लेयर को लगाया था, अगर वो 2-3 साल काम नहीं कर सके तो हाँ भाई अब जवाब दे मुझे, आप क्यों नहीं काम कर सके। हम उन लोगों को ला रहे हैं जिनके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है, वो पहले दिन से क्वेश्चन आ जाता है कि भाई इनको क्यों लगाया। वसीम खान साहब के मैं खिलाफ इस वजह से हूं क्योंकि उनके होते हुए ये सारी चीजें हुई। भाई मेरा वसीम खान से सवाल ये है कि जब तुम इंग्लैंड में काम करते थे, क्या वहां पे कभी हुआ है कि जिसने फॉरेन इंग्लैंड की टीम छोड़ी उसको हेड कोच लगा दिया? कहीं ऐसा हुआ है वहां पे? कहीं ऐसा हुआ है कि नेशनल हाई परफॉर्मेंस कैंप के अंदर यारी दोस्तियां रिश्तेदारियां वो निभाई जाती हों? ऐसे ऐसे लोग बिठा दिए जाके जिनके पास उस सीट का एक एक दिन का एक्सपीरियंस भी नहीं है। ये किसके अंडर में हो रहा है? ये वसीम खान के अंडर में हो रहा है, क्योंकि वसीम खान को पता है कि पाकिस्तान में आके वो भी घुल मिल गया उनके साथ ही, उसको पता है कि यहाँ पे मैं रहूंगा, मेरा काम चलता रहेगा। भाई मेरा इख्तलाफ इन लोगों से ये है कि जब नीचे लेवल पे गलतियां होती हैं तो किधर होता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन? आपको एहसान मानी कभी नजर आया इतने अरसे में? वो तो कभी नजर ही नहीं आया। देखें हम जो बात ये जॉब्स जो दी जा रही हैं, ये जो प्लानिंग बन रही है, कहां से आ रही है? कौन करवा रहा है? जिसकी वजह से आप लोगों के हाथ बंधे हुए, मतलब यानी इसका मतलब तो ये लगता है ना। अच्छा, रमीज राजा के हवाले से मैं, ठीक है आकिब साहब रमीज राजा साहब से क्या एक्सपेक्टेशंस है, इसको आप कैसे देखते हैं इस डिसीजन को? देखिए मेरी एक बात सुने कि जो भी एक बंदा आता है ना, अब मेरी एक्सपेक्टेशन उनसे क्या है, क्योंकि मैंने उनके साथ बहुत वक्त गुजारा है। अलाइड बैंक में 10 साल हम इकट्ठे रहे, फिर टीम के साथ भी 10 साल उनके साथ एक्सपीरियंस रहा। एक क्रिकेटर है, मेरा हमेशा से ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि फिर तो आप बेहतरीन तज्जिया दे सकते हैं अगर आपका इतना टाइम गुजरा है। एक अच्छा क्रिकेटर होने का मतलब ये नहीं कि सबसे जिसने ज्यादा स्कोर किया, विकेटें ली, बहुत बड़ा क्रिकेटर था, उसको आप चेयरमैन लगा दें। नो, उसको एडमिनिस्ट्रेशन का होना चाहिए तजर्बा। सीईओ पहले रह चुके हैं पीसीबी में, अलाइड बैंक में 7-8 साल वो एज स्पोर्ट्स हेड काम कर चुके हैं। तो इसे क्रिकेटर जो कि बहुत कम है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन में या इस तरह के काम भी करते हैं। तो हमें तो अब उनको क्या चाहिए, वेलकम करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। अब मुझे जो देखिए अगर आप मुझसे पूछें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी क्रिकेट बोर्ड में 4 मेजर पिलर्स हैं जिनके ऊपर आपकी क्रिकेट और आपकी इज्जत खड़ी हुई है। नंबर 1 इंटेग्रिटी, कि आपने इस गेम को पाक रखना है करप्शन से, और इसके लिए मैं बड़ा खुश हूं कि इस टीम में कोई टेंटेड प्लेयर नहीं है। मुझे शर्जील खान की जो सिलेक्ट नहीं हुआ, मुझे बड़ी खुशी है, बिकॉज जो इस मुल्क से खिलवाड़ करते हैं और बाद में माफिया मांगते हैं, वो मुझे अच्छे नहीं लगते। दूसरी चीज आती है आपकी जो डिसिप्लिन एंड योर फिटनेस रूटीन्स, उसमें भी अगर शर्जील नहीं है तो हम खुश हूँ। आजम खान है तो मुझे ये दूसरे पिलर के ऊपर है। मुझे आजम खान से मेरे बच्चों जैसा मोइन का बेटा है, बट एक नेशनल कॉज है, आप कैसे कंप्रोमाइज कर सकते हैं? तीसरी चीज होती है किसी भी टीम या बोर्ड को चलाने के लिए कंसिस्टेंसी। 90s की आप हमारी टीम देखें, अभी आपको याद होगा जावेद मियां आजाद किस नंबर पे खेलता था, सलीम मलिक कहाँ खेलता था, आमिर सुहेल कहाँ खेलता था, सईद अनवर कहाँ खेलता था। साहब माजरत के साथ एक वक्त भी एक चीज होती है, वक्त की कमी है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपकी कीमती शुक्रिया, आपके तज्जिए का बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापसी पे मेरे साथ मौजूद होंगे रुस्तम शाह मोहम्मद साहब।
वेलकम बैक नाज़रीन। अफगानिस्तान से बड़ी खबर सामने आई है। तालिबान के जो तर्जुमान हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने काबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और क्या कहना उनका कि अफगानिस्तान की जो नई हुकूमत है उसका उन्होंने ऐलान कर दिया। मुला मोहम्मद हसन अखून तालिबान हुकूमत के सरबरा और वज़ीर आज़म होंगे। तालिबान तर्जुमान ने कहा है कि जी मुला अब्दुल गनी बरादर कायम मुकाम नायब वज़ीर आज़म होंगे और सिराजुद्दीन हकानी कायम मुकाम वज़ीर दाखिला होंगे। और सबसे अहम ओहदे की बात करें तो मुला फजल अखून अफगानिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जबकि मुला अब्दुल हक को एनडीएस का सरबरा बनाया गया है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं साहब और माहिर अफगान अमूर रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद साहब ज्वाइन करने के लिए। मोहम्मद साहब, तालिबान हुकूमत के वज़ीर आज़म मुला मोहम्मद हसन अखून की अगर मैं बात करूँ तो वो तालिबान की जो रहबरी शुरा है उसके सरबरा की हैसियत से पहले भी 20 साल तक काम कर चुके हैं और वो एक फ़ौजी बैकग्राउंड की बजाय मजहबी रहनुमा है। तो आप कैसे देखते हैं तालिबान की ये जो नई हुकूमत है इसकी टीम को? देखिए, ये एक इंटरम अरेंजमेंट है, एक केयर टेकर काबीना है और हो सकता है कि वक्त के साथ साथ उसमें कुछ तब्दीलियाँ लाई जाएं। मसला असल में ये हुआ कि तालिबान पर बहुत प्रेशर पड़ा, दबाव पड़ा कि वो काबीना का ऐलान क्यों नहीं कर रहे और तरह तरह की अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि तालिबान में अख्तलाफात पैदा हो गए हैं और कंसेंसस डेवलप नहीं हो रहा और लीडर पे कोई इत्तेफाक नहीं हो रहा। तो उन्होंने उजलत में ये फैसले किए और बाज़ लोगों को ज़िम्मेवारियाँ तफवीज़ की। उसमें इनमें तब्दीली हो सकता है आ जाए। इसमें भी कमी भी है और कमी ये है कि ये जितने लोग शामिल किए गए हैं इनका ताल्लुक़ तालिबान से है। बाज़ जो दूसरे जमातें हैं, फैक्शन हैं या एथनिक कम्यूनिटीज़ हैं, उनको नुमाइंदगी अभी तक नहीं मिली। हालांकि दावा किया जा रहा था कि हुकूमत इंक्लूसिव होगी, तो इसमें हमें कोई ताजिक और उज़्बक और तुर्कमन और बलोच और हज़ारा की नुमाइंदगी नज़र नहीं आ रही। तो मेरे ख़्याल में कि उनको भी करीब ये नुमाइंदगी उनको देंगे ताकि लेजिटिमेसी का मसला भी हल हो जाए और सारी दुनिया के सामने तालिबान का एक इमेज पेश किया जाए कि वो मल्टी एथनिक और ब्रॉड बेस काबीना बन गई है। अब दुनिया को चाहिए कि उनको रिकग्नाइज करें। तो इस वक्त यही सूरत हाल है। जो शुमाली अफ़गानिस्तान है और मगरबी अफ़गानिस्तान है, उनको भी इस काबीना में इस वक्त कोई नुमाइंदगी उनकी भी नहीं है, तो उनको भी नुमाइंदगी ज़रूर देनी होगी। तो ये इनकम्प्लीट प्रोसेस है। मैं समझता हूँ कि अनकरीब इसमें कोई ज़रूर चेंजेस आए। अच्छा मोहम्मद साहब, ये सिराजुद्दीन हकानी को जो तालिबान की नई हुकूमत का वज़ीर दाखिला बनाया गया है, ये फैसला पाकिस्तान के लिए कितना मुस्बत आपको दिखाई देता है? क्या वो सरहद पार से होने वाली जो कार्रवाइयाँ रोकने में पाकिस्तान का साथ देंगे? ज़रूर देंगे। देखें, वो हक्कानियों का पाकिस्तान के साथ इनके बड़े गहरे रवाबित हैं, रिश्ते हैं। इनके वालिद जो थे जलालुद्दीन हक्कानी, वो भी यहीं पाकिस्तान ही में रहते थे। उनके जो 2-3 भाई इनके शहीद हो चुके हैं और अनस हक्कानी जो हैं वो पाबंद सलासल थे बगराम कैद में, बगराम की जेल में। अनस हक्कानी उनका नाम है। उनके एक दूसरे चचा खलील रहमान हक्कानी यहाँ पे पेशावर में रहते हैं। मुझे मुहाजिरीन का कि उनकी जो तंजीम है उनसे वाबस्ता हैं। तो इनके पाकिस्तान के साथ बड़े गहरे रवाबित हैं और पाकिस्तान के साथ इनकी अंडरस्टैंडिंग भी होगी और उनके साथ उनके कॉन्टेक्ट्स भी होंगे। और मेरे ख्याल में ये जो बॉर्डर का जो मसला है, बॉर्डर मैनेजमेंट का जो मसला है, मुहाजिरीन का जो मसला है, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान का जो मसला है, इसमें ये पाकिस्तानी हुकूमत के साथ मिल के ज़रूर काम करेंगे और इन मसाइल पे वो काफ़ी हद तक काबू पा लेंगे। हमें कुछ उनको वक्त देने की ज़रूरत इसलिए है कि अफ़गानिस्तान में पुलिस और फ़ौज अब तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, डिसइंटीग्रेट हो चुकी है। नई पुलिस और नई आर्मी को उनको बनाना होगा। इस वक्त उनको अपने सिर्फ रज़ाकारों से काम लेना है। उनके जो वॉलंटियर्स हैं वही पुलिस का काम कर रहे हैं, उनकी कोई तरबियत नहीं है। लिहाजा कुछ दुश्वारी ज़रूर होगी, कुछ मुश्किलात ज़रूर होंगी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जब उनकी अपनी फ़ौज तैयार हो जाए, अपनी पुलिस तैयार हो जाए, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो काम करने लगी, तो फिर हम एक वाज़ेह तब्दीली देखेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है। अच्छा मोहम्मद साहब, अब तालिबान ने अब देख लें कि अफगानिस्तान को चलाने के लिए बाकायदा हुकूमत का ऐलान तो कर दिए है, तो अब ये जो मगरबी दुनिया है क्या उनको कबूल करने के लिए तैयार है? और अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगानिस्तान में जो इंसानी बहरान है इसके चैलेंजेस से निपटने के लिए 13 सितंबर को जिनीवा में एक बैनुल अक़वामी इमदाद कॉन्फ्रेंस बुलाने का भी फैसला किया। इस पर आपका कॉमेंट चाहूँगी।
इस वक्त मगरबी दुनिया उनको तस्लीम नहीं करेगी। यूरोपियन यूनियन ने और बरतानिया ने तो ऐलान कर दिया है कि हम इनको तस्लीम नहीं करेंगे और ये देखेंगे ठीक अमेरिका है। की तरफ। अगर अमेरिका के रवैये में कुछ लचक आती है, कुछ तब्दीली आती है, जो मैं समझता हूँ कि आएगी, क्योंकि अमेरिका के जो हलीफ हैं जी। इस एरिया में, वो उनको एडवाइस करेंगे कि आप तालिबान की हुकूमत को रिकॉग्नाइज भी कर लें, क्योंकि रिकॉग्निशन के साथ-साथ ठीक। जो $9 बिलियन हैं, जिनकी अफ़गानिस्तान में इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो अमेरिका ने वो पैसा रोका हुआ है। जैसे वो रिकॉग्नाइज करेंगे तो वो पैसे भी रिलीज़ कर लेंगे, तो अमेरिका पर भी वो पड़ेगा, दबाव पड़ेगा। लेकिन बाज़ लोग ये समझते हैं कि शायद जी। अमेरिका चाहता है कि अफ़गानिस्तान डिस्टेबलाइज़ हो, ताकि चीन का जो मंसूबा है वन बेल्ट वन रोड वो पाए तकमील तक न पहुँच सके। हो सकता है कि ये असम्पशन बिल्कुल गलत हो, ठीक। लेकिन ये बाज़ लोगों की राय है। सही। तो मैं समझता हूँ कि जैसे ही अपना तालिबान एक मल्टी एथनिक हुकूमत कायम कर लेंगे, तो पहले यूरोप और हो सकता है बाद में अमेरिका, या पहले अमेरिका बाद में यूरोप वाले उनको तस्लीम करने पर ठीक। मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं सही। होगा। जब एक हुकूमत अमन डिलीवर करती है और हुकूमत अवाम की मदद से चलती है और अवाम का उन पे एतमाद है, तो फिर तस्लीम बिल्कुल न अवाम करना की मदद से चलती है, अवाम की मान्य मदद बगैर नहीं। नहीं चल सकती। ठीक। ठीक है मोहम्मद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी के साथ डॉक्टर फिज़ा अकबर खान को दी तो मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। की ज़िंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।